के कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस कर लीजिए, उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप लिटरली नीट को क्रैक करना चाहते हैं तो। चलिए, आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन रख देता हूं क्योंकि हम सारी बातें ऑलरेडी जान चुके हैं। यहां पर CHO है, इधर गिवन है CH2OH। यहां पर आप लोगों के सामने वेज के ऊपर कौन है, OH, और यहां पर डैश के ऊपर कौन है, H। क्लियर? ये कंपाउंड नंबर 1 है। CH2OH है। यहां पर वेज के ऊपर कौन है, OH, डैश के ऊपर कौन है, H। सेम टू सेम कर दिया क्या मैंने? यहां पर वेज के ऊपर कौन चला गया है, H, एंड डैश के ऊपर कौन चला गया है, OH। सेकेंड, थर्ड वाला कंपाउंड हमारे सामने कुछ इस प्रकार से रहेगा, CHO, CH2OH। यहां पर वेज के ऊपर कौन है, OH, डैश के ऊपर कौन है, H। कंपाउंड कुछ इस प्रकार से है। आपको बताना है स्टीरियो केमिकल रिलेशन। स्टीरियो केमिकल रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में क्या स्टीरियो केमिकल रिलेशन है? फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में क्या स्टीरियो केमिकल रिलेशन है? थर्ड एंड सेकंड के बीच में क्या स्टीरियो केमिकल रिलेशन है? जल्दी से जो जानते हैं उसको अप्लाई करें। जब तक पेन नहीं चलाओगे तब तक कोई चीज समझ में नहीं आएगी। ये इस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिए आप ना, ट्राई कीजिए। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, प्रायोरिटीज असाइन कीजिए। कायरलिटी सेंटर पर जुड़े हुए एटम्स और ग्रुप्स को क्या असाइन कीजिए, प्रायोरिटी। देखिए मैंने एक भी एग्जांपल नहीं सोल्व करवाया, सीधा आपको दिया है। और अगर आपने पहला ही एग्जांपल मेरे करवाने से पहले कर लिया, यकीन मानिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा। ट्राई कीजिए, गलत आने से मत डरो। कौन सी आपकी पिटाई होती, कौन सा क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है, कौन सा आपको बेइज्जत किया जाता है क्या आपने आंसर गलत दिया है। ट्राई कर रहे हैं, गलती एक्सेप्टेड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले वाले पर ट्राई किया बच्चों? आइए एक बार मुझे बता दो, ये CHO को आप किस नजर से देखते हो? मतलब सर कार्बन ऑक्सीजन में क्या है, डबल बॉन्ड। अगर हमें कंडेंस फॉर्मूला नहीं आता तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। आइए अब हम बात कर लेते हैं इधर। ये कायरलिटी सेंटर है, मात्र एक कायरलिटी सेंटर है। इधर बताओ डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन है बच्चे, कार्बन। इधर डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन है बच्चे, कार्बन। इधर डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन है, ऑक्सीजन। इधर डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन है, हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर बच्चा किसका है, ऑक्सीजन, तो इसको तो प्रायोरिटी 1 मिलेगी। सबसे कम किसका है, हाइड्रोजन, तो इसको तो प्रायोरिटी बच्चे 4। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखो ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, डायरेक्टली अटैच्ड एटम के एटॉमिक नंबर क्या आ जाए, सेम। तो फिर आगे जो जुड़ा उसको देखो। आप बता सकते हो इस कार्बन पर कौन जुड़ा हुआ है, तो इस पर एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। क्लियर? इस प्रकार से उस पर बता सकते हो आप 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन। भाई इधर देखो, इस कार्बन के ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड हैं, 2, तो 2 बार ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के साथ कितना बॉन्ड है, 1, तो 1 बार हाइड्रोजन। खत्म। आइए अब अपन देखते हैं, पहले का एटॉमिक नंबर सेम, दूसरे का भी एटॉमिक नंबर सेम है कि अलग अलग है, अलग। यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ ऑक्सीजन, तो जाहिर सी बात है हम इसको कौन सी प्रायोरिटी देंगे, सेकेंड, और इसको कौन सी प्रायोरिटी देंगे, थर्ड। अब बताइए कहां से कहां जाऊंगा, 1 से 2, 2 से 3,
माई मूवमेंट इज 1 से 2, 2 से 3, माई मूवमेंट इज क्लॉक वाइज। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही, माई मूवमेंट इज क्लॉक वाइज। और फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है? डैश पर। सो द कॉन्फ़िगरेशन इज आर, द कॉन्फ़िगरेशन इज आर। क्या बच्चे हम इस कंपाउंड का आयुपैक नेम लिख सकते हैं? आइए हम इस कंपाउंड का आयुपैक लिखना चाहते हैं, आयुपैक नेम। तो आयुपैक नेम के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा बताओ? आयुपैक नंबरिंग, पीसीसी का सिलेक्शन। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 3। 2 नंबर कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या है? आर। तो ब्रैकेट में ऐसे लिखा जाएगा 2R, मींस कार्बन नंबर 2 इज द कायरलिटी सेंटर एंड इट इज हैविंग आर कॉन्फ़िगरेशन। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए आगे आप बताओ। मेन फंक्शनल ग्रुप तो CHO है, तो OH क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। कहां कहां पर है बताओ? 2 नंबर कार्बन पर भी है और 3 नंबर पर भी। अरे ऐसे है, ये स्टीरियो में लिखा हुआ है। अगर मैं इसको सिंपल लिखूं तो ये इस प्रकार का है बच्चे। CHO यहां पर आप लोगों के सामने है, यहां पर CH क्या है? OH। यहां पर कौन है? CH2OH। तो ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप 1 2 3। तो बताओ OH कहां कहां पर है? 2 पर भी है और 3 पर भी है, तो वही तो लिखा हुआ है। यहां पर आपका ये कायरलिटी सेंटर जरूर है, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा ये आर में है या एस में। क्यों? क्योंकि वेज डैश कुछ पता ही नहीं हमें। क्लियर? तो यहां पर हमें पता है कि कौन क्या है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आर। इधर ध्यान से सुनिए। फिर अगर अपन बात करना चाहे 2,3 पर क्या लगा हुआ है? डाई हाइड्रोक्सी। क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है बताओ? एल्डिहाइड। तो OH इज कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। डाई हाइड्रोक्सी। पीसीसी में कितने कार्बन बताओ? 3। तो वर्ड रूट प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन एंड 1 डिग्री सफिक्स टाइप 1 अल। सो दिस विल बी द आयुपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। क्लियरली पता चल गया है? कार्बन नंबर 2 इज द कायरलिटी सेंटर एंड इट इज हैविंग द कॉन्फ़िगरेशन आर, पहले इंडिकेट करती है। ठीक है, दूसरे वाले पर भी आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले आयुपैक नंबरिंग कर देता हूं। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3 एंड 2 नंबर इज द कायरलिटी सेंटर। आइए बच्चों प्रायोरिटी असाइन कर देते हैं। प्रायोरिटी आप ऑलरेडी दे चुके हैं, इस ग्रुप सेम ग्रुप ही है, स्पेस में अलग हुए हैं। तो इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी बताओ? 1। इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी बताओ? 2। इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी बताओ? 3। और इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी बताओ? 4। आप बोलोगे सर इतनी जल्दी कैसे आपने प्रायोरिटी बता दी? अरे सेम ही तो ग्रुप है। देखो H को कौन सी मिली है? 4, वहां भी 4 है। CHO को कौन सी मिली है? सेकंड, तो सेकंड स्पेस में अलग है, ग्रुप तो सेम ही है ना। तो आप बताइए 1 से कहा जाऊंगा? 2, 2 से कहा जाऊंगा? 3। माई मूवमेंट इज क्लॉक वाइज बट द फोर्थ प्रायोरिटी इज ऑन वेज। तो क्लॉक वाइज हो और फोर्थ प्रायोरिटी वेज पर हो तो कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है। अब बताओ क्या ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं? आपको नहीं पता चल रहा है मिरर कहां रखा हुआ है? मिरर कहां रखा हुआ है बताएगा कोई? मिरर इसके पीछे रखा हुआ है। मान लीजिए ये आपका क्या है? कंपाउंड। इस प्रकार से दीजिए, ये आपका क्या है? कंपाउंड। सॉलिड लाइन बता दी मैंने। यहां पर कौन है? डैश। यहां पर कौन है? वेज। मिरर यहां है। तो आप बताइए मिरर के साइड कौन है? डैश। तो यहां से मिरर इमेज बननी शुरू होगी। तो मिरर आपको पता नहीं चलता रखा कहां है, तो हम मिरर इमेज से रिलेट नहीं करेंगे, हम तो RS से रिलेट करेंगे। तो देखो यहां पर R, वहां पर S, मतलब ये एनंसियोमर्स है। और समझो, थोड़ा और ध्यान से सोचो। अगर आप इस कायरलिटी सेंटर से उस कायरलिटी सेंटर को रिलेट करते हो तो देखो आपने H और OH को इंटरचेंज किया है। गौर से देखो, बाकी सब क्या है? सेम एज इट इज। पर आपने किसको चेंज कर दिया है? HN। और कायरलिटी सेंटर पर 2 एटम्स या ग्रुप्स को इंटरचेंज करने से कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। तो बिल्कुल सही बात, हमने तो निकाला है फिर भी वैसे ही आ रहा है। इसका एक बार आयुपैक नेम लिखवा देंगे। बताओ 2 वाले पर कॉन्फ़िगरेशन क्या है? S। उसके बाद सारा नाम एक जैसा 2,3 क्या रहेगा बताओ? डाई हाइड्रोक्सी। 2,3 डाई हाइड्रोक्सी। पीसीसी में कितने कार्बन है बच्चे? 3। तो वर्ड रूट प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन एंड अल। सो दिस विल बी द आयुपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। दोनों का आयुपैक नेम कंपेयर करो, केवल इसमें फर्क है, बाकी पूरा नाम क्या है? सेम। और ये तो कॉन्फ़िगरेशन को बताता है, हेंस दे आर कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। आइए अगले वाले में भी अपन बात कर लेते हैं। ये है कार्बन नंबर 1, ये है कार्बन नंबर 2, ये है कार्बन नंबर 3 एंड दिस इज द कायरलिटी सेंटर। एक बार आप देखो 1 और 3 में सब मामला सेम है कि कुछ बदल चुका है? 1 और 3 में सारा मामला सेम है कि बदल चुका है?
नहीं, सेम नहीं है, बदल चुका है। इसकी सॉलिड लाइन देखो ऐसे है और उसकी सॉलिड लाइन ऐसी है। इस बार आपको मिरर इमेज समझ में आ रहा है। देखो मिरर कहां रखा है, यहां रखा है, तो बन रहा है कि नहीं मिरर इमेज? तो मामला सेम नहीं है। ये भी इसकी क्या है, मिरर इमेज, वो भी उसकी क्या है, लेकिन पता नहीं चल रहा मिरर रखा कहाँ है। इसलिए कल मैंने 4 की मिरर इमेज बना बना के दिखाई थी आपको। क्लियर? तो आप जब कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी बच्चे, 1, इसको प्रायोरिटी 4, इसको प्रायोरिटी 2 और इसको प्रायोरिटी 3। 1 से कहा जाऊंगा बच्चे 2, 2 से 3। मैं इस प्रकार से मूव करूंगा, बताइए कैसे जा रहा हूं, 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज। फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है, डैश पर। तो कॉन्फ़िगरेशन एस। अब देख लो आर की अपोजिट एस। तो ये हमारे सामने है। आइए स्टीरियो केमिकल रिलेशन बताते हैं। पहले वाले में बताओ 2 पर क्या है, आर। दूसरे वाले पर बताओ 2 पर क्या है, एस। क्या रिलेशन बोलोगे, यू विल से ये आपके क्या है, इनेंसियोमर्स। सही बात है। फर्स्ट एंड थर्ड में बताओ, फर्स्ट में 2 पर क्या है, आर, और थर्ड पर 2 पर क्या है बताओ, एस। तो बताओ फिर से ये क्या है आपके, इनेंसियोमर्स। सही बात है कि नहीं है? तो ये एनेंसियोमर्स हैं बच्चे। फिर से बताओ 2 पर बताओ क्या है, एस, और 3 पर भी क्या है, एस। तो भले ही आपको अलग दिख रहे हो लेकिन ये अलग नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, होमोमर्स। डायस्टेरियोमर कैसे होंगे, होमोमर्स। क्या होंगे, होमोमर्स। डायस्टेरियोमर्स का मतलब ना तो सेम और ना ही ऑपोजिट। अगर एग्जैक्टली सेम, होमोमर्स, एग्जैक्टली अपोजिट, डायस्टेरियोमर्स। ना सेम ना अपोजिट, इनेंसियोमर्स, मतलब होमोमर्स। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, सुलटा दिया आप सभी ने। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी इसके अंदर होनी भी नहीं चाहिए। आगे बढ़ सकते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको फिर से स्टीरियोकेमिकल रिलेशन बताना है। क्या बताना है, स्टीरियोकेमिकल रिलेशन बताना है। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? एक बार इधर देखो सब। क्या ये कायरलिटी सेंटर है? लेकिन आप बता सकते हो क्या कि ये आर में होगा कि एस में होगा? नहीं बता सकते क्योंकि हम आर एस निकाल ही नहीं पा रहे हैं। क्या, या तो बताओ फिशर में या बताओ वेज डेस में। यहां पता ही नहीं कौन वेज पर और कौन डेस पर है। आप समझे? तो जब हमें नहीं मालूम होगा किसी का कॉन्फ़िगरेशन तो वो आर में भी हो सकता है, वो बस में भी हो सकता है। हमें पता नहीं ना कौन वेज पर और कौन डेस पर है। क्लियर? चलिए अब तो आगे बढ़ सकता हूं। ये तो तुमको सॉल्व करने के लिए दिया था, पूरा टाइम देने के बाद कुछ राक्षस समोसा खा के आराम से आते हैं कि क्लास का क्या है, क्लास तो कल भी पढ़ ली जाएगी, समोसा नहीं छूटना चाहिए साहब। आइए एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने और रख देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसका मतलब आप खुद करें। नहीं नहीं, अच्छा क्वेश्चन है तो फिर सर आप करें, हमारे भरोसे ना छोड़ें, ये गलत बात है सर। आप समझ गए होंगे क्या बना रहे हैं हम, मिरर इमेज। यहां पर हमारे सामने है, थोड़ा सा एक साथ इरेज होगा पूरा, वाह अच्छी बात है। तो यहां पर हमारे सामने है COOH। तो आप बताओ यहां भी क्या होगा, COOH। पक्का? वेज के ऊपर अगर अपन बात करना चाहें तो यहां पर है OH, यहां पर है H। यहां पर वेज के ऊपर अगर अपन बात करें तो है कौन, NH2। यहां पर हमारे सामने है H। यहां पर कुछ भी नहीं है। सिमिलरली अगर अपन बात करना चाहें, यहां पर कौन है, OH। यहां पर कौन है, H। यहां पर कौन है, NH2। यहां पर कौन है, H। जल्दी से RS कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे दोनों जगह।
ये केवल प्रैक्टिस के लिए है। जल्दी से जल्दी आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालें। जल्दी से जल्दी आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालें। निकाल दिया है? बताइए, सबसे पहले आयुपैक नंबरिंग कर लें। एक से ज्यादा कायरलिटी सेंटर है, ये भी है और ये भी है। सो दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। तो 2 और 3 कायरलिटी सेंटर है। आइए प्रायोरिटी असाइन करते हैं। 2 नंबर कायरलिटी सेंटर पर देखो, इधर कौन जुड़ा हुआ है डायरेक्टली अटैच्ड एटम? ऑक्सीजन। यहां पर डायरेक्टली अटैच्ड एटम हाइड्रोजन। उधर बताओ कौन है? कार्बन। इधर बताओ कौन है? कार्बन। कार्बन है, नाइट्रोजन वो नहीं है। क्लियर? आप बताओ सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन, सबसे कम एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन। सो प्रायोरिटी 1 and 4 इज बीइंग डिसाइडेड। नाउ अगर अपन बात करना चाहें तो प्रायोरिटी 2 3 का डिसीजन लेना है। डायरेक्टली अटैच्ड एटम कार्बन, डायरेक्टली अटैच्ड एटम कार्बन, दोनों के एटॉमिक नंबर सेम। क्या आप पहचान पाते हैं? ये आपका COOH इस प्रकार से है। तो इस कार्बन पर कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं? 3, क्योंकि इस कार्बन के तीनों ही बॉन्ड किससे हैं? ऑक्सीजन से। इस कार्बन पर बता सकते हो कौन कौन जुड़ा हुआ है? एक नाइट्रोजन ये जुड़ा हुआ देखो, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। कंपेयर करोगे तो आपको डिफरेंस साफ साफ पता चलेगा। देखो, इस पर हाईएस्ट एटॉमिक नंबर कौन है? ऑक्सीजन। और इस पर कौन है? नाइट्रोजन। और इन दोनों में से किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? ऑक्सीजन का। तो प्रायोरिटी डिसाइड हो गई है कि इसको प्रायोरिटी कौन सी मिलेगी? इस वैलेंसी को सेकंड, और इस वैलेंसी को क्या मिलेगी? थर्ड। मतलब इस पूरे ग्रुप को प्रायोरिटी थर्ड मिल गई। अब आप कहां से काम मूव करोगे? 1 से 2, 2 से 3। आपका मूवमेंट बताओ कैसे है? 1 से 2, 2 से 3 एंटी। फोर्थ प्रायोरिटी बताओ कहां पर है? डैश पर। तो 2 नंबर पर आपका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? एस। क्लियर? जब आप बच्चे यहां निकालेंगे देन यू विल फाइंड द कॉन्फ़िगरेशन विल बी आर। मिरर इमेज की खास बात होती है। क्लियर? आइए इसमें अगर अपन बात करना चाहें यहां पर तो किस प्रकार की बातें की जा सकती हैं? इधर ध्यान दीजिए। प्रायोरिटी असाइन करो। डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन है बताओ? नाइट्रोजन। इधर कौन है? हाइड्रोजन। इधर बताओ कौन है? कार्बन। और इधर भी बताओ कौन है? कार्बन। तो नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर सबसे कम। हैव यू डिसाइडेड इट? चलिए अब बताओ आगे किस प्रकार की बातें यहां पर की जा सकती हैं। ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। हाँ, हम बताओ किसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलनी चाहिए? इस पर तीनों हाइड्रोजन, लेकिन इस कार्बन पर एक ऑक्सीजन, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, मतलब एक हाइड्रोजन और एक। तो इसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी। सो इसको कौन सी प्रायोरिटी मिलेगी? वैलेंसी को सेकंड। और इसको कौन सी मिलेगी? थर्ड। बताओ 1 से कहां जाओगे? 2, 2 से कहां जाओगे? 3। 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज। फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर। सो द कॉन्फ़िगरेशन इज आर। आप घर पे आराम से निकालें, अगर उसको आर मिला होगा तो इसको एस मिलेगा। ये खास बात होती है। एनएंशियोमर्स हैव एग्जैक्टली ऑपोजिट आरएस कॉन्फ़िगरेशन, और ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। क्लियर? तो कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो 2 पर क्या आया बताओ? एस। 3 पर क्या आया? आर। इधर बताओ जब आप आईपैक नंबरिंग करेंगे 1 ये रहेगा, 2 ये रहेगा, 3 ये रहेगा, 4। 2 पर क्या आएगा? आर। एंड 3 पर क्या आएगा? एस। एंड द रिलेशन विल बी एनएंशियोमर्स। तो ये मैंने समझाया कि वास्तव में ही एनएंशियोमर्स की कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट होती है ईच कायरलिटी सेंटर। देखो इस पर और इस पर क्या मिलेगी? ऑपोजिट। और उस पर और उस पर भी क्या मिलेगी? ऑपोजिट। ये खास बात होती है एनएंशियोमर्स की। क्लियर? अगले वाले में आप बताइए क्या रिलेशन होने वाले हैं। अगले एक बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ मैं जाऊंगा। मैंने खुद आप लोगों के सामने मिरर इमेज रखा है। इस पूरे मॉलिक्यूल में कितना कायरलिटी सेंटर है? अच्छा ये बताओ एक बार, इधर ऊपर देखो, ये मॉलिक्यूल कायरल है या अकायरल? दिस मॉलिक्यूल इज कायरल और अकायरल? कायरल। कायरलिटी सेंटर है पर मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल। कितने कायरलिटी सेंटर है बच्चे? 2। और मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली कैसा है? अनसिमेट्रिकल। देन नो नीड टू चेक COS, नो नीड टू चेक POS। तो ये क्या है? कायरल। और कायरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज उसका इनेंशियोमर होता है। आरएस से पता चल रहा है। ये मॉलिक्यूल बताओ कितना कायरलिटी सेंटर इसके अंदर? 1। तो सिंगल कायरलिटी सेंटर बताओ मॉलिक्यूल कैसा होगा? कायरल। और कायरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज उसका इनेंशियम। तो सर क्या जताना चाहते हो? एक बार बनाओ तो सही, आरएस निकालो, सारा मामला, सारी कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर दो, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या बताना चाहता हूं। सुलटा दिया है। अगर मैं इसमें आयुपैक नंबरिंग करूं तो इस साइड से होगी नंबरिंग 1 2 3 4 5। कोई बताएगा इसी साइड से नंबरिंग क्यों होगी? OH इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? इधर बात करो, इसमें नंबरिंग यहां से होगी 1 ये रहेगा, 2 ये रहेगा, 3 ये रहेगा, 4 और ये रहेगा 5।
आइए सबसे पहले आप यहां कॉन्फ़िगरेशन बता दीजिए, बताओ फोर्थ प्रायोरिटी कहां, ये सॉरी, इसको क्या मिलेगी प्रायोरिटी 1, इसको क्या मिलेगी प्रायोरिटी 4, इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, इसका एटॉमिक नंबर सबसे, इधर बताओ, इधर जाओगे तो कौन है कार्बन, उधर जाओगे तो भी कौन है। क्या आप मुझे बता सकते हो 3 नंबर कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, 3 नंबर कार्बन पर, इसके आगे 2 बॉन्ड किससे हैं, कार्बन से, तो कार्बन कार्बन, और एक बॉन्ड किससे है, हाइड्रोजन से। आप बोलोगे सर बॉन्ड तो है ही नहीं, अरे तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है ना। इधर बात करो इसकी, इसके तो तीनों ही बॉन्ड किससे हैं, हाइड्रोजन से, तो आपको डिसाइड करने में मेरे हिसाब से कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका मतलब इस वाले को कौन सी प्रायोरिटी मिलेगी, सेकेंड, और इस वाले को कौन सी मिलेगी, थर्ड। तो 1 से 2, 2 से 3, कैसे मूव कर रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज, फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर, द कॉन्फ़िगरेशन इज एस, एंड इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगी, आर, निकाल लेना। अब इधर आओ, इधर आओ, डबल बॉन्ड पर बात करो, डबल बॉन्ड की कॉन्फ़िगरेशन क्या है बताओ, सिस है या ट्रांस है, डबल बॉन्ड की तो कॉन्फ़िगरेशन है ना। सो डबल बॉन्ड इज हैविंग विच कॉन्फ़िगरेशन, सिस। और उधर बताओ डबल बॉन्ड की कॉन्फ़िगरेशन, इधर ए फिर कल वाले गलती कर रहे हो, सिस की मिरर इमेज सिस होता है, सिस की मिरर इमेज सिस होता है। तो अगर हम इसमें देखना चाहें तो बताओ 2 पर कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चे, एस, 2 पर कायरलिटी सेंटर है विच इज हैविंग कॉन्फ़िगरेशन एस। आप बताइए 3 पर क्या है आपके सामने, डबल बॉन्ड विच इज हैविंग विच कॉन्फ़िगरेशन इन दिस केस, सिस। इसमें बताओ डबल बॉन्ड पर कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर, और 3 नंबर पर आपका सॉरी, डबल बॉन्ड पर जो कायरल 2 नंबर पर जो कायरलिटी है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर, डबल बॉन्ड की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सिस। मैं चाहता हूं सभी इधर ध्यान दीजिए, एक मॉड्यूल का क्वेश्चन है जो मैं आपको नहीं करवाना चाहता और नहीं बताना चाहता कि आप कैसे अटेम्प्ट करें, ये आपके सामने है। आप इतनी बात समझिए कि एस की मिरर इमेज आर, सिस की मिरर इमेज सिस होता है, ट्रांस नहीं होता है। अब आप समझिए, अगर मैं आपको एक कंपाउंड की कॉन्फ़िगरेशन बता दूं, ओलंपियाड का क्वेश्चन है, किसका है, ओलंपियाड, तो ये बिल्कुल मत समझना कि आप कॉन्कर 1 में है तो आपको कंटेंट नहीं दिया जाएगा। मैं कई बार कह चुका हूं बच्चे, कंटेंट की कहीं कोई कमी नहीं होगी, बराबर चलता अपना कंटेंट ना। आइए मैं एक कंपाउंड बता रहा हूं, उसमें 2 नंबर पर कॉन्फ़िगरेशन एस है और 3 नंबर पर डबल बॉन्ड है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन सिस है। ये कोई कंपाउंड है, ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताई है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस कंपाउंड के साथ एक कंपाउंड दिया, उसका रिलेशन क्या होगा, 2 पर तो क्या है एस, लेकिन 3 पर क्या दिया हुआ है कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांस, इसके साथ रिलेशन बतानी है। दूसरा, अगर अपन बात करना चाहे 2 पर तो क्या है आर, लेकिन 3 के ऊपर अगर अपन बात करना चाहें तो कॉन्फ़िगरेशन है ट्रांस। फिर देखिए तीसरे के साथ बताना है, 2 पर तो क्या है आर, लेकिन 3 पर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सिस। आपको बताना है इस कंपाउंड की कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, इस कंपाउंड के साथ क्या रिलेशन रहेगा। आप बता सकते हो इन दोनों में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है बताइए। क्या ये इसका मिरर इमेज हो सकता है, क्योंकि मिरर इमेज होता था इसकी मिरर इमेज आर, तो ये मिरर इमेज नहीं है। और इधर देखो सिस ट्रांस डायस्टेरियोमर्स होते हैं, तो यहां पर आप बताइए इनके बीच का रिलेशन क्या होगा, डायास्टीरियोमर्स। बच्चों को हवा भी नहीं लगा जब ओलंपियाड में आए, पूछ क्या रहा है, एक का कॉन्फ़िगरेशन दे दिया, 3 ऑप्शन में देके पूछ रहा बताओ इनके साथ क्या रिलेशन है। तो ये होते अच्छे क्वेश्चंस। अब बताइए नेक्स्ट वाले में अगर अपन बात करना चाहें, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन नजर आता है। देखो यहां पर 2s से क्या हो गया, 2r, लेकिन सिस से क्या हो गया, ये मिरर इमेज नहीं है, क्योंकि मिरर इमेज होता तो सिस का मिरर इमेज सिस होता। ये समझा इस क्वेश्चन से, क्लियर। इसका मतलब ये भी आपस में क्या है, डाया स्टीरियोमर्स। सही बात है कि नहीं है। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछ लिया जाता कि इस कंपाउंड का इस कंपाउंड के साथ क्या रिलेशन है, तो देखो 2r से 2s से 2r, सिस से सिस, ये मिरर इमेज एक दूसरे के, और फिर ये क्या होंगे बताओ, इनएंसियोमर्स। क्लियर। तो एक क्वेश्चन ऐसा आपके मॉड्यूल में है, बताऊंगा नहीं कौन सा है, वो तो आप एनकाउंटर करेंगे तभी आपको पता चलेगा। सुलटाइए।
ऑप्टिकल के क्वेश्चन कहां से करने हैं? 12th वाला जो मॉड्यूल है ना, एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड, उसमें एक्सरसाइज 1 दी हुई है, ऑप्टिकल है पूरा उसके अंदर। तो उसको 2 बार करेंगे, यहां भी करेंगे, 12th में जाएंगे तब भी करेंगे, क्योंकि ऑप्टिकल में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बच्चे को। और अगर आपको दिक्कत अभी तक नहीं आई है तो फिर आने वाली भी नहीं, खत्म हो चुका वो तो, ये तो ऑलमोस्ट क्या है, खत्म। दिक्कत उनको आती है जिनके फंडे क्लियर नहीं होते, कनेक्टिविटी सही से नहीं बनती, केवल पीवाई के ओरिएंटेड पढ़ते हैं, केवल क्वेश्चंस करते हैं। थ्योरी को बहुत अच्छे से क्लियर करोगे तो क्वेश्चंस अपने आप बनेंगे। आप क्वेश्चंस के थ्रू थ्योरी बनाओगे फिर चीजें नहीं चलेंगी कि ये पीवाई क्यों ये करवाना है तो ये बात बता के क्वेश्चन करवा दूंगा, फिर तो जो जानते हैं वही बनेंगे बस। सुलटा दिया है पक्का? अभी तक पता है आपको एक बात सोचनी चाहिए थी, फोर्थ प्रायोरिटी वेज पर है तो भी आंसर दे देंगे, फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर है तो भी आंसर दे देंगे, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी ना तो वेज पर आई और ना ही, तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि उस पर तो कोई रूल ही नहीं लग रहा है। तो फिर क्या करेंगे? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। आप देखेंगे कि हर क्वेश्चन में वैरायटी अलग, लेवल भी अलग, ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन को अपन बार बार रिपीट कर रहे हैं। ये आपके सामने कंपाउंड दिया हुआ है बच्चे, आपसे पूछा गया है कि बताइए साहब कायरलिटी सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? कायरलिटी सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? कायरलिटी सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, कुछ बच्चे इसको फीचर में ले जाते हैं, ठीक है, पर वो इनडायरेक्टली 2 क्वेश्चन कर रहे होते हैं। वेज डैश को फीचर में जब तक कन्वर्ट करोगे तब तक सामने वाला आंसर देके चला जाएगा। तो क्लास में इस बात का एहसास नहीं होता है, क्लास में तो बच्चा ये देखता आंसर आ गया क्या, घर पर ये देखता आंसर आ गया क्या, पर आप समझिए आंसर आया तो कितने समय में आया, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। ये तो 3 घंटे में लिमिट में पता चलता है। तो अप्रोच आपकी बहुत मैटर करती है। सुलटा पाए क्या? आप बताइए इसमें कितने कायरलिटी सेंटर्स हैं? हाउ मेनी कायरलिटी सेंटर्स आर देयर? एक कायरलिटी सेंटर है। अब आप सोचो समस्या क्या है। आइए सबसे पहले बताओ, इधर डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन है? हाइड्रोजन। इधर डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन है? कार्बन। इधर भी डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन है? और इधर भी बच्चे डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन है? पक्का? तो ये तो पता चल गया सबसे कम एटॉमिक नंबर इसका है, तो सबसे कम एटॉमिक नंबर वाले को प्रायोरिटी 1, खत्म हो गया। अब देखो इसका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर सेम, तो अगर, अच्छा प्रिंटिंग मिस्टेक 4, क्लियर? हाँ, मैं माफी चाहता हूं, ठीक है, माफी मांग लिया, आगे बढ़ सकता हूं। चलिए अब सुनिए ध्यान से। तो इन सभी में डायरेक्टली अटैच्ड एटम्स के एटॉमिक नंबर क्या है? सेम। तो सीआईपी सीक्वेंस रूल क्या कहता है कि डायरेक्टली अटैच्ड एटम्स के एटॉमिक नंबर सेम है, तो आप आगे एनालाइज किए। कब तक एनालाइज करें? जब तक कि डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर ना मिले। तो आप बता सकते हैं इस कार्बन पर कौन कौन जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन के आगे 3 बॉन्ड किससे हैं? कार्बन से। तो यहां पर कार्बन तीनों के तीनों। आप बताइए इस कार्बन पर आगे कौन कौन जुड़ा हुआ है? तो इसके 2 बॉन्ड तो कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन, डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में लिख दो, सही बात है। इस कार्बन पर बच्चे तीनों के तीनों कौन है? हाइड्रोजन। यू गॉट दैट पॉइंट? आइए अब बहुत आसानी से कंपेयर करेंगे। पहला इसका भी कार्बन, इसका भी कार्बन और इसका हाइड्रोजन, तो इन दोनों के एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसका कम, तो फोर्थ मिल चुका है। अब इसको कौन मिलेगा? थर्ड। जिसके एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको प्रायोरिटी 1 2 3 की तरफ चलेंगे, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले को 1, उससे कम वाले को 2। तो ये अभी भी कंपटीशन में चल रहे हैं। यहां पर कौन है बताओ? कार्बन। यहां भी कौन है? अभी तक एटॉमिक नंबर सेम। यहां पर कौन है? कार्बन। और यहां पर कौन है? अब डिफरेंस आ गया। तो बताइए इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, सो दिस वैलेंसी विल गेट प्रायोरिटी 1 एंड दिस वैलेंसी विल गेट प्रायोरिटी 2। अब समझो समस्या क्या है। सर क्या क्या ऐसी बात है जो आप इसको बता रहे हो? आप बताओ, आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आर एस तभी बात करते हो ना जब या तो फोर्थ प्रायोरिटी या फोर्थ प्रायोरिटी, लेकिन यहां तो ना वेज पर है ना कहां पर है? सॉलिड लाइन। ये दिक्कत है। अब आप समझिए, कुछ बच्चे इसको फीसर में लेकर जाते हैं, जा सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, पर आप समझिए कि मिनिमम टाइम में हम कैसे बातें करें। अच्छा आप इसकी नहीं जानते, अगर फोर्थ प्रायोरिटी वेज या डैश पर होती तो आंसर बता देते, सही बात है।
तो हम फिक्स कर लेंगे कि जब भी फोर्थ प्रायोरिटी सॉलिड लाइन पर होगी, कहां होगी, हम उसको डेस्क पे ले आएंगे। कहां पर ले आएंगे सर? डेस्क पे लाओगे कैसे? इंटरचेंज करके। क्या करके? इंटरचेंज करके। पक्का? तो बाकी प्रायोरिटीज को हम नहीं छोड़ेंगे, जो बाकी है एज इट इज रहने दो। देखो ये हमारे सामने, इधर बताओ इस वाली लाइन पे कौन सी प्रायोरिटी है? यहां पर कौन सी है? थर्ड। ग्रुप लिखने की जरूरत नहीं, केवल क्या लिख लो? प्रायोरिटी। इस ग्रुप को प्रायोरिटी मिल गई ना, थर्ड। अच्छा, इधर बताओ इस वाले को क्या है? इस पर जो ग्रुप है कौन सी है? फर्स्ट। इनको छेड़ने की जरूरत, इन दोनों को इंटरचेंज कर देता हूं। इसका मतलब फोर्थ प्रायोरिटी को कहां ले आता हूं मैं? डैश पर। और आपकी सेकंड प्रायोरिटी कहां चली जाएगी? सॉलिड लाइन। आप बताइए मैंने क्या किया है? मैंने इन दोनों को इंटरचेंज करके ये बना दिया। अब मैं इसका तो आरस बता सकता हूं। बताइए वन से कहां जाऊंगा? टू से कहां जाऊंगा? तो वन से गया टू, टू से गया थ्री। आप बताओ कैसे जा रहा हूं? फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एस। तो इसका क्या होगा? आर। अरे इंटरचेंज करके तो बनाया था, या भूल जाओ आप। अगर इसका एस है तो इसका क्या होगा? क्योंकि आप देखो इसमें आपका फोर्थ और सेकंड को इंटरचेंज किया हुआ है। तो जब आप इंटरचेंज करके बनाओगे तो जो उसका ऐसा है तो इसका क्या रहेगा? आर। अगर उसका आर आए तो इसका क्या रहेगा? एस। तो बताइए इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी? आर। सिंपल सी बात। फिशर में कन्वर्ट करना यहां तो ठीक है, लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल आएगा तो आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। तो जो सीखा है उसी से काम चलाओ ना। नहीं, फिक्स कर लो, आप वेज पे भी ला सकते हो। वेज और डैश पर आते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन पता ही चल जाएगी, पर हम फिक्स रखेंगे ना भाई। डैश पर क्या होता है? क्लॉकवाइज आर, एंटी क्लॉकवाइज एस। मिस्टेक होने के चांसेस कम है। अगर वेज पर होता है तो क्लॉकवाइज एस और एंटी क्लॉकवाइज आर। डैश इजीली याद रहता है। सुलटा दीजिए जल्दी से। सेकेंड हमारे सामने रहेगा कैपिटल डी कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन, इसको कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं हम? रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के नाम से भी जानते हैं। कैपिटल डी कैपिटल एल। सुलटा दिया है। इस पे मैंने यहां एक ही क्वेश्चन करवाया है। अपने क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे होंगे, ठीक है? तो आप प्रैक्टिस कर करके चीजों को सीखोगे। मैं करवाऊंगा उससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा कैपिटल डी कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन। लिखिए इसके अंदर कैपिटल डी कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन। जैसे लिखा हुआ है ऐसे लिख दो, कैपिटल डी ऑब्लिक कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन is defined in is defined in is defined in स्पेस देना है, मतलब स्पेस लिख मत देना, मतलब जगह छोड़ दो। डिफाइंड इन स्पेस करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन। इनकरेक्ट मत लिख देना, करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन। इन और करेक्ट के बीच में गैप होना चाहिए। कैपिटल डीएल कॉन्फ़िगरेशन इज डिफाइंड इन करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन। मतलब किस में डिफाइंड है? करेक्ट फिशर में डिफाइंड है। पहली बात, कैपिटल डी और कैपिटल एल की बातें आप केवल और केवल किस में कर सकते हो? फिशर में, बाकी में नहीं कर सकते हो। सीधी सी बात है। तो फिशर में नहीं है तो फिशर में लाना पड़ेगा, अदरवाइज आप कैपिटल डीएल की बातें नहीं कर पाओगे। अब आते हैं कि सर हमने ये फिशर तो पढ़ा था। क्या पढ़ा था? फिशर तो हमने पढ़ा था, लेकिन आपने तो फिशर में भी एक वर्ड और जोड़ दिया। और वो वर्ड क्या जोड़ दिया है? करेक्ट फिशर। करेक्ट फिशर। क्लियर? ये करेक्ट फिशर क्या होता है आप समझिए। करेक्ट फिशर के अंदर क्या होता है? इसमें मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन
मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन, या फिर हम उसको बोलेंगे आयुपैक के नंबरिंग से कार्बन नंबर 1। आईयूपीएसी में जिसको आप कार्बन नंबर 1 दोगे वो आपका मोस्ट ऑक्सीडाइज ही रहेगा। यानी कि मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन मस्ट बी ऑन टॉप, मस्ट बी ऑन टॉप। आप बताइए टॉप और बॉटम कौन से पर डिफाइंड है? वर्टिकल, वर्टिकल पर टॉप और बॉटम डिफाइंड है। दूसरा, मैक्सिमम कार्बन एटम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, maximum number of carbon atoms on horizontal line, sorry, on vertical line, sorry, on vertical line, on vertical line। ये दोनों बातें होनी चाहिए। फीसर में ही हम बात करेंगे, और वो फीसर डीएल निकालने से पहले कैसे हो जाना चाहिए? करेक्ट हो जाना चाहिए। सिंपल सी बात है। करेक्ट फीचर क्या होता है? जिसमें कार्बन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू आयुपैक नंबरिंग टॉप पर होना चाहिए, और मैक्सिमम कार्बन किस पर होने चाहिए? वर्टिकल लाइन के ऊपर होने चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे देखो आपने क्या हुआ लिखा हुआ है, रिलेटिव, मींस ये किसी के रिलेशन में निकाला जाएगा, किसी मॉलिक्यूल को रेफरेंस मानकर उसके रिलेट किया जाएगा। आप समझिए, एक बार नोट डाउन कर दीजिए, मैं आपको एब्सोल्यूट में और रिलेटिव में फर्क समझाता हूं। अगर आप आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे हैं तो जैसा फीचर दिया उसी में बताओ, करेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। आरएस एब्सोल्यूट है, किसी पर डिपेंड नहीं करता है, वो तो सीआईपी सीक्वेंस रूल से आता है। पर कैपिटल डी कैपिटल एल रिलेटिव है, कैपिटल डी कैपिटल एल रिलेटिव है, और रिलेटिव है तो जिससे रिलेट कर रहे हो पहले उस जैसा बनाना पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लिया है। आइए मैं आपसे कुछ बातें पूछता हूं, आप देखना सीधी सिंपल बातें कर पाओगे। मान लीजिए हमारे पास दो कार है, क्लियर। एक कार हमारे पास ये है, कुछ इस प्रकार से, इसको मैंने कार बोल दिया है ए। दूसरी कार जो हमारे सामने है कुछ इस प्रकार से है, समझते जाइए चीजों को, क्लियर। ये कार हमारे सामने क्या है? बी। इस कार की स्पीड हमारे सामने है 10 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। इस कार की जो स्पीड हमारे सामने है वो है 500 मीटर पर, अगर अपन बात करना चाहें, मिनट, 500 मीटर पर मिनट। अब मैं आपसे दो क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, सोच समझ कर जवाब देना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार ए? व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार ए? देन यू विल से 10 किलोमीटर पर आवर, बता दिया आपने। व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार बी? तो आप बोलोगे 500 मीटर पर मिनट, बता दिया। नाउ आई एम आस्किंग व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ ए एंड बी? अब आप क्या करोगे? क्या सीधा माइनस कर दोगे? या तो इसको मीटर पर मिनट में बदलोगे, या फिर इसको किलोमीटर पर आवर में बदलोगे, क्योंकि रिलेट करने के लिए अब स्पीड की यूनिट्स सेम होनी, ये है रिलेटिव। तो जब आपसे पूछ रहा था ना व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस कायरलिटी सेंटर, देन यू सेड आर, किसी से रिलेट नहीं करना आपको, ये एब्सोल्यूट है। ये क्या है? एब्सोल्यूट। आप किसी कार की स्पीड इंडिपेंडेंट मीटर पर सेकंड बताओ, किलोमीटर पर आवर बताओ, कोई फर्क पड़ने वाला, लेकिन जब रिलेट करोगे तो यूनिट्स क्या होनी चाहिए? सेम। ये बेसिक फंडा है। तो आरएस एब्सोल्यूट है, किसी से रिलेट करने की जरूरत नहीं है। जैसा मॉलिक्यूल दिया वैसा ही बना दो, फिशर जैसा दिया है वैसे में बता दो। पर ये जो है ये रिलेटिव है, तो जिससे रिलेट कर रहे हैं पहले वैसे उस जैसा बनाना पड़ेगा। आइए आपको फिर बातें, दो चार बातें लिखवाऊंगा बाद में, पहले इधर सुनिए ध्यान से। जो हमारा रेफरेंस मॉलिक्यूल है ना वो ये है, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल इस मॉलिक्यूल के रेफरेंस में बातें की गई। ये रेफरेंस मॉलिक्यूल हमारे सामने लिया गया। अगर इसमें मैं आयुपैक नंबरिंग करूं बेटा, तो दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2 एंड दिस इज कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 2 इज द कायरलिटी सेंटर, पक्का? सही बात है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कितना कायरलिटी सेंटर है, यू विल से इट कंटेन्स ओनली वन कायरलिटी सेंटर। आप बताओ सिंगल कायरलिटी सेंटर कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स आर, पक्का? जी हाँ, ठीक है सर, पर उसका क्या लेना देना है? अब आप समझिए, इस मॉलिक्यूल के अंदर
जो लास्ट कायरलिटी सेंटर है, क्या है? लास्ट, ऊपर से देखते हुए ना, ऊपर से, क्लियर? लास्ट कायरलिटी सेंटर यही है, यही फर्स्ट और यही। अगर लास्ट कायरलिटी सेंटर पर यानी कि इस पर आपका OH, आपका OH किस साइड में है? राइट हैंड साइड में, तो आप इसके नाम के आगे लगा दोगे कैपिटल डी। कैपिटल डी रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ OH एट लास्ट कायरलिटी सेंटर इन करेक्ट फिशर, क्योंकि ये फिशर करेक्ट है। कार्बन नंबर 1 कहां पर है? टॉप पर। सारे कार्बन कहां पर है? वर्टिकल लाइन पर। तो सब ऐसा ही बनाओ, फिर कंपेयर करना है इसके साथ। तो अगर लास्ट कायरलिटी सेंटर पर OH राइट हैंड साइड है, किसके? वर्टिकल लाइन के, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? कैपिटल डी। जैसे इसका जब नाम लिखूंगा तो कैपिटल डी प्लस, अगर अपन बात करना चाहें तो ये रहेगा ग्लिसरल्डिहाइड। अब इसमें नाम समझ बताओ, एक एक का सिग्निफिकेंस बताना है। इसमें कैपिटल डी का मतलब क्या है बताओ? कैपिटल डी इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ OH एट लास्ट कायरलिटी सेंटर। ये प्लस का साइन क्या बताता है? ये बताता है कि ये कंपाउंड कैसा है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। तो इनका आपस में कोई लिंक नहीं, ये कहीं और से आया है, ये कहीं और से आया है। अब आप बताइए, अगर बच्चे में इसकी क्या ले लेता हूं? मिरर इमेज। क्या ले लेता हूं? मिरर इमेज। पक्का? तो आप बताओ, सिंगल कायरलिटी सेंटर मॉलिक्यूल कायरल, और कायरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज उसका क्या होगा? एनेंसियोमर। अभी देखना, बहुत सारी बातें मैं आपको यहां पर बताऊंगा। इधर OH आ जाएगा, इधर कौन आ जाएगा? कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, एंड दिस इज द कायरलिटी सेंटर। अब देखो, इसमें लास्ट कायरलिटी सेंटर पर OH किधर है? लेफ्ट हैंड साइड, वर्टिकल लाइन के लेफ्ट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड है तो कैपिटल डी, लेफ्ट हैंड साइड है तो कैपिटल एल। ये हमारे साथ, तो इसके नाम के सामने कैपिटल एल लग जाएगा। अब आप पहले ही जानते हो, अगर ये डेक्स्ट्रो है तो इसकी मिरर इमेज लीवो रोटेटरी होगी। ये हमारे सामने रहेगा ग्लिसरल्डिहाइड। ये समझिए, ये रेफरेंस मॉलिक्यूल था हमारे लिए, डी ग्लिसरल्डिहाइड। सो दिस वाज व्हाट? रेफरेंस मॉलिक्यूल। कई बार पूछा गया है ये हमसे, ये हमारे सामने रेफरेंस मॉलिक्यूल कि डीएल के लिए रेफरेंस मॉलिक्यूल किसको लिया गया है? तो डीएल के लिए आपका ग्लिसरल्डिहाइड इज सिलेक्टेड एज ए रेफरेंस मॉलिक्यूल। जैसे आप हर जगह रेफरेंस लेते हो, जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब आप पढ़ते हो काइनेमेटिक्स, तो अर्थ को लेकर चलते हो। क्लियर? तो ये आपका रेफरेंस मॉलिक्यूल है, पहले इस जैसा बनना चाहिए। अब इसका मतलब तो क्या हुआ? सुनो ध्यान से। अगर सिस के सामने मिरर रख दिया जाए तो क्या बनेगा? ट्रांस बोला तो गर्दन चली जाती। ट्रांस के सामने अगर मिरर रख दिया जाए तो सही बात है। अगर आर के सामने मिरर रख दिया जाए तो एस, मतलब आर की मिरर इमेज का कॉन्फ़िगरेशन एस, और एस की मिरर इमेज का कॉन्फ़िगरेशन आर। अगर डी वाले के सामने मिरर रख दिया जाए तो उसकी मिरर इमेज कैसे रहेगा? एल, और एल वाले का क्या रहेगा बताओ? डी। ये ध्यान रखना। अगर कभी आपसे डी वाला दे दिया जाए और एल वाला पूछा जाए तो उसकी मिरर इमेज बना दे। डी एल आपस में क्या होते हैं? मिरर इमेज। यानी कि डी और एल आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चे? इनेंसियोमर्स। एक दूसरे के क्या होते हैं? एनेंसियोमर्स। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? आप देखो, आपका पूरा नाम सेम है, यहां से लेकर ये वाला जो नाम है एग्जैक्टली क्या है? सेम। फर्क केवल किसका है? यहां पर एल है और यहां पर डी है। तो नाम में केवल डी और एल का फर्क हो, पीछे नाम क्या हो? सेम, तो वो एनेंसियोमर्स होते हैं। क्या होते हैं? एनेंसियोमर्स। डी की मिरर इमेज एल, एल की मिरर इमेज डी। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? तो अभी उसमें और कंटिन्यू करना है, मैंने पहले एग्जांपल करवा दिया है सो दैट आपको लिखते हुए दिक्कत ना हो। तो उसी में कंटिन्यू करेंगे, आगे लिखेंगे अगला पॉइंट। The configuration is capital D. The configuration is capital D. The configuration is capital D. If the configuration is capital D, if OH, ब्रैकेट में लिखो 4 carbohydrates, 4 carbohydrates. If OH, 4 carbohydrates, or NH2, ब्रैकेट में लिखो 4 amino acids, 4 amino acids. If
OH or NH2 at the last chirality center, if OH oblique NH2 at the last chirality center, at the last chirality center is on the horizontal right, is on the horizontal right, underline the word right, is on the horizontal right, is on the horizontal right, मतलब OH और NH2 लास्ट कायरलिटी सेंटर पर किधर है, राइट पर है, तो आप क्या बोलोगे, कैपिटल डी, कॉमा लगाकर, एंड द कॉन्फ़िगरेशन इज कैपिटल एल, एंड द कॉन्फ़िगरेशन इज कैपिटल एल, एंड द कॉन्फ़िगरेशन इज कैपिटल एल, एंड द कॉन्फ़िगरेशन इज कैपिटल एल when OH oblique NH2, when OH oblique NH2 is on the horizontal left, is on the horizontal left, is on the horizontal left, यानी कि लास्ट कायरलिटी सेंटर पर OH और NH2 लेफ्ट साइड है तो L, राइट साइड है तो D। अब इसको नोट कर लीजिए, ये अपने लिख ही दिया रेफरेंस मॉलिक्यूल, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, फॉर DL कॉन्फ़िगरेशन glyceraldehyde was selected as a reference molecule. For capital D oblique capital L configuration, glyceraldehyde was selected as a reference molecule. हालांकि मैंने यही मेंशन कर दिया है, रिलेटिव है तो किसके रेफरेंस में बात कर रहे हो, ग्लिसरल्डिहाइड के रेफरेंस में। फॉर कैपिटल डी ओब्लिक कैपिटल एल, ग्लिसरल्डिहाइड वाज सेलेक्टेड एज ए रेफरेंस मॉलिक्यूल। ये सब जेई एडवांस जैसे एग्जाम में आ चुके हैं। जे एडवांस में ये भी पूछा है कि कैपिटल डी का मतलब क्या है, प्लस का मतलब क्या है, क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं, दो अलग जगह से आए, आप तो जानते ही हैं। बायोलॉजी में भी आप ये सारी चीजें पढ़ते हैं। क्या हुआ इसका, इसी का मतलब तो समझा रहे हैं, लास्ट कायरलिटी सेंटर पर OH राइट हैंड साइड, this D indicates the position of OH at the last chirality center। राक्षस जो लिखा है वही पूछ रहा है, नहीं नहीं फुल फॉर्म कुछ नहीं है, इसी के लिए कैपिटल डी का साइन इस्तेमाल में लिया जाता है। आगे दो क्वेश्चंस हैं, जल्दी से आप उनका कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे कि कैपिटल डी है या कैपिटल एल है, कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे जल्दी से कि उनका कॉन्फ़िगरेशन कैपिटल डी है या कैपिटल एल है। पहले वाले का बताओ, डी। सबसे पहले चेक कर लिया फिशर करेक्ट है कि नहीं है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6, पक्का चेक करो डीएल के लिए कि गिवन फिशर करेक्ट है या नहीं है। करेक्ट फिशर की पहली बात, कार्बन नंबर 1 वर्टिकल लाइन के टॉप पर होना है, इसमें सारे कार्बन वर्टिकल लाइन पर होने चाहिए, है इसमें, क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए अब बहुत सारे OH है इस क्वेश्चन में, तो भाई साहब बहुत सारे OH, कौन से वाले OH को देखोगे, लास्ट कायरलिटी, इसके बाद कोई भी कायरलिटी सेंटर नहीं है, ये भी कायरलिटी सेंटर है, ये भी है, ये भी है एंड ये भी है, तो इसके OH को देखो, बताओ वर्टिकल लाइन के किधर में है, राइट, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा कैपिटल डी, बस
इतना ही पूछेगा आपसे कि कैपिटल डी है या कैपिटल एल। आगे क्या है वो नहीं पूछेगा। आगे मैं जानता हूं तो मैं लिख देता हूं ये कैपिटल डी प्लस ग्लूकोज है। ये क्या है? कैपिटल डी प्लस ग्लूकोज। कैपिटल डी क्या बता रहा है? कार्बन नंबर 5 पर, दैट इज लास्ट कायरलिटी सेंटर पर। OH किधर है? राइट हैंड साइड। प्लस का साइन क्या बता रहा है? ये कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, जब पोलरीमीटर ट्यूब एक्सपेरिमेंट से पता किया था। अब आप बताइए, अगर मैं आपने डी प्लस ग्लूकोज दे दिया है और मैं आपसे पूछ रहा हूं एल माइनस ग्लूकोज की स्ट्रक्चर क्या होगी, डी ग्लूकोज देकर आपसे एल ग्लूकोज की स्ट्रक्चर पूछो तो क्या होगी? तो इसमें बच्चे क्या करते हैं कि अच्छा, लास्ट कायरलिटी सेंटर पर OH, राइट साइड तो डी, लेफ्ट साइड तो एल, तो केवल 5 नंबर पर बदल देते हैं। अरे भाई, डी और एल इनेंशियोमर्स होते हैं। अगर आपने केवल एक पर बदला तो डायस्ट्यूमर बनेंगे वो तो। आगे बात समझ में? तो ऐसा नहीं करना है। जब भी डी दे दे और एल पूछे तो मेरे दोस्त क्या करेगा तू बता? मिरर इमेज, सिंपल। डी दे दे और एल पूछे तो सिंपल क्या करेंगे हम? मिरर इमेज। ये हमेशा ध्यान रखना है कि डी और एल आपस में मिरर इमेज होते हैं, इनेंशियोमर्स होते हैं। तो कभी गलती से लास्ट कायरलिटी सेंटर पर बदल बैठो तो ये रहेगा एल माइनस आपका ग्लूकोज। 1 मिनट सर, आपने माइनस हमसे बिना पूछे क्यों लगा दिया? तो एक डेक्स्ट्रो है तो उसका एनेंशियोमर लिवो तो होगा, ये तो हम पहले से जानते हैं। दोनों का ऑप्टिकल रोटेशन सेम, मैग्नीट्यूड सेम, पर डायरेक्शन अपोजिट होती है, एक डेक्स्ट्रो तो एक लीवो। सुलटा दिया है। नेक्स्ट वाले में बताओ जल्दी से, क्या है कॉन्फ़िगरेशन? सीधा ना निकाले मेरे दोस्त, सीधा निकालोगे तो सीधे निकल लोगे। क्या गड़बड़ है इसमें? कुछ तो गड़बड़ है। क्या है गड़बड़? ये फीसर करेक्ट नहीं है। 1 मिनट सर, ये तो आपने बताया, मैंने तो सोचा नहीं कि करेक्ट नहीं है। गलती क्या है पहले तो मुझे बताओ। देखो, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर, ये कार्बन नंबर और ये कार्बन नंबर, ठीक है? तो सारे कार्बन वर्टिकल लाइन पर नहीं है, ये गड़बड़ है। और जो रेफरेंस मॉलिक्यूल है जिससे हमें रिलेट करना है, मतलब इसकी तो स्पीड है मीटर पर मिनट में और इसकी स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, तो रिलेट नहीं किया जा सकता। तो उस जैसा बनाना पड़ेगा, उस जैसा बनाना पड़ेगा। तो हमें फ्यूचर करेक्ट करना है। अब देखो यहां पर बच्चा गलती क्या करता है? बच्चा क्या करता है? एच को उधर टिका देता है, इसको इधर टिका देता है, हो गया। अरे, ये कायरलिटी सेंटर है, देखो 2 नंबर क्या है? कायरलिटी। 3 नंबर भी क्या है? कायरलिटी। और तुमने एच उधर टिका दिया और ये इधर टिका दिया, तो कायरलिटी सेंटर पर दो एटम्स और ग्रुप्स को क्या कर दिया? इंटरचेंज। तो फिर तो कॉन्फ़िगरेशन ही बदल गया ना, कंपाउंड वो थोड़ी रहा, दूसरा बन गया। तो ये कॉमन मिस्टेक हम कर देते हैं। तो फिर सर क्या करें हम? अरे सिंपल सी बात है, इस कार्बन पर हम रोटेशन तो ले ही सकते हैं। हमें पता है सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन से कभी कंपाउंड नहीं बदल, केवल कंफर्मेशन बदलता है। तो अब आप सोचो, आपका मेन क्राइटेरिया क्या है? पता है बच्चा गलत सोचता है, बच्चे के दिमाग में OH चल रहा होता। OH नहीं देखना, तुम्हें फिशर करेक्ट बनाना है। तुम्हें ये वाला ग्रुप कहां चाहिए? यहां। इस पर फोकस करो कि इसको करेक्ट कैसे बनाया जाए, कि ये वाला ग्रुप यहां चाहिए। तो सिंपल सी बात है, आप कार्बन नंबर 3 पर, किस पर? कार्बन नंबर 3 पर 2 और 3 के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिग्मा। 2 को फिक्स कर दो, 3 वाले को घुमा लो जहां घुमाना चाहते हो। क्लियर? तो कैसे घुमाना चाहिए बताओ? क्लॉकवाइज। ये यहां आ जाएगा, ये यहां चला जाएगा और ये यहां आ जाएगा। तो जब आप इसको ऐसे घुमा दोगे बच्चे, तो यहां पर रहेगा CHO, यहां पर रहेगा OH H। आप बताइए यहां पर कौन आ जाएगा? CH2 OH। यहां पर कौन आ जाएगा? H। और यहां पर कौन आ जाएगा? OH। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3 एंड ये कार्बन नंबर 4। आप पता कर लेना, दोनों पर कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ये दो अलग कंपाउंड्स नहीं है। ये आपस में क्या है बच्चे? होमोमर्स। क्या है? होमोमर्स। कंपाउंड नहीं बदलना चाहिए। अब आप पता कर सकते हो, बताओ लास्ट कायरलिटी सेंटर कौन सा है? ये वाला। और इस पर OH किधर है? राइट हैंड साइड। तो बस आपको तो इतना बताना है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैपिटल डी होगी, खत्म। मान लीजिए अगर किसी को यह ध्यान नहीं रहा कि फिशर करेक्ट नहीं है, वो तो एल बता के आ जाए, सुलट जाएगा। तो DL रिलेटिव है, पहले आपका कॉन्फ़िगरेशन जो है फिशर करेक्ट होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, एक वैरायटी का एक एक क्वेश्चन ले रहा हूं।
बताओ लास्ट कायरलिटी सेंटर कौन सा है? ये वाला। और इस पर OH किधर है? राइट हैंड साइड। तो बस आपको तो इतना बताना है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैपिटल डी होगी, खत्म। मान लीजिए अगर किसी को यह ध्यान नहीं रहा कि फिशर करेक्ट नहीं है, वो तो एल बता के आ जाए, सुलट जाएगा। तो डीएल रिलेटिव है, पहले आपका कॉन्फ़िगरेशन जो है फिशर करेक्ट होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, एक वैरायटी का एक एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ये ध्यान रखना। तो फिर सर बाकी मॉड्यूल में है। ये तो सर सही नहीं है, ये तो बहुत ही गलत है, ये बिल्कुल भी एथिकल नहीं है। मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन आप ही करवाओ। हाँ पूछो। कैसे? एक को फिक्स करके तीन को घुमा रहे हो, कितने एंगल से घुमा है वो तुम्हें अभी, कितने के डाईहेड्रल एंगल से घुमाया है वो अभी बताया ही नहीं है। तो आप ये ध्यान रखो, आप अगर घुमाओगे तो इसकी जगह अगर ये आएगा तो ये इसकी जगह जाएगा और ये इसकी जगह जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पर खोपड़ा खराब करो। बताओ कॉन्फ़िगरेशन डी है या कॉन्फ़िगरेशन एल है? कॉन्फ़िगरेशन डी है या कॉन्फ़िगरेशन एल है? सीधा बता दोगे कि इसमें कोई गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? ये करेक्ट फीचर कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 एंड दिस इज द कायरलिटी फीचर करेक्ट नहीं है। क्या गड़बड़ है फीचर में बताओ? सर कार्बन नंबर 1 बॉटम में नहीं टॉप पर होना चाहिए, ये गड़बड़ है। क्लियर? यानी कि जो हमारा रेफरेंस है उसमें स्पीड अलग तरीके से और इसमें अलग तरीके से, तो एक जैसा बनाना पड़ेगा। अब क्या करें? क्या करें? हाँ मिरर नीचे लगा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। या फिर आपने, मैंने कल आपको एक बात बताई थी, अगर फिशर प्रोजेक्शन को 180 डिग्री से पेपर के प्लेन में ही, तो सेम रहता है। एक बार ये पूरा लिखो अपनी नोटबुक में, लिख लो एक बार नोटबुक में लिखो पूरा, वो वाला अपनी नोटबुक में लिखो, लिखो अपनी नोटबुक में। लिख लिया है? अब नोटबुक को वहीं रखे रहने दो, टेबल पर 180 से घुमा दो, टेबल पर रखे रखे 180 से घुमा दो। घुमा दिया? देखो अब आपके लिए फिशर करेक्ट हो गया, वो हो गया। अब बताओ डी है या एल है? घुमाने के बाद फिशर करेक्ट होने के बाद क्या है? अब लेफ्ट राइट भी नहीं पता चला राक्षसों को, क्या है? एल। लेकिन भाई साहब या तो आप पेपर को घुमाओ, खटक से समझदार बच्चा है कि इधर से सही नहीं दिख रहा है, घुमा के पेपर को सही करके देख लिया। या फिर दूसरा तरीका है कि अगर हम फिशर को 180 डिग्री से कहां घुमा दे, पेपर के प्लेन में, तो कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो मैं इसको किस में घुमाने वाला हूं? 180 डिग्री, 180 डिग्री इन द प्लेन ऑफ पेपर, इन द प्लेन ऑफ पेपर। बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं सिंपलेस्ट वे में लेकर चलता हूं। अगर फिशर को 180 डिग्री से पेपर के प्लेन में घुमा दिया जाए तो फिर कॉन्फ़िगरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 180 से घुमाओगे तो देखो ये और ये 180 पर है कि नहीं है, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा और वो उधर चला जाएगा, तो ये आपके सामने बन जाएगा। आप बताइए क्या ये फिशर करेक्ट है कि नहीं है? है। आप बताओ इसमें क्या देखोगे? OH तो है नहीं, तो किसको देखोगे? NH2 एंड इट इज हैविंग विच कॉन्फ़िगरेशन? कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया है? तो हमेशा ध्यान रखिए कैपिटल डी एंड कैपिटल एल इज डिफाइंड ओनली एंड ओनली इन करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन। अभी मैं आपको क्वेश्चन नहीं दूंगा, मान लो अभी मैंने लिखवा दिया ना इसके नीचे एक्सरसाइज ये, तो तुम जब भी रिवीजन करते हो पहले थ्योरी पढ़ते हो, थ्योरी पढ़ते तुम्हें याद आ गया, अरे डीएल के लिए तो फिशर कैसा होना चाहिए? करेक्ट। मैं तो कहता हूं जब आप दोबारा क्वेश्चन करो तो तुम्हें पता ही नहीं होना, हम तो चेक करने के लिए रिवीजन करते हैं ना बच्चे कि हमें याद है या नहीं है। भाई हमने क्वेश्चन निकाला, डीएल का गलत आया, फिर हमने नोटबुक देखा, फिर पता चला अरे फिशर तो करेक्ट होना, और हम इसी बात को भूल गए थे। तो रिवीजन इन्हीं चीजों के लिए होता है। और हम क्या करते हैं? पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके नीचे क्वेश्चन लिखे होते हैं, फिर बनाते हैं, मॉड्यूल बन जाते हैं। क्योंकि जो चीज चेक करनी थी याद है कि नहीं है, वो तो तुमने पहले याद कर ली पेपर क्वेश्चन से पहले। तो रिवीजन की स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए, जब सेकंड थर्ड टाइम रिवाइज करो सीधा मॉड्यूल,
सीधा मॉड्यूल। जो क्वेश्चन पहली बार में हवा में बन गया था ना, वो समझ में भी नहीं आएगा कि बन कैसे रहा है। तब आपको पता चलेगा कि कितनी चीजें समझ में आई थी और कितनी चीजें समझ में नहीं आई थी। जैसे अब आप आयुपैक नेमिंग की एक्सरसाइज अगर सोल्व कर ले गए ना, इसका मतलब दिमाग में फिट है, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ये करते रहना है, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है कि सर क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो नहीं बनेंगे, तो क्या दिक्कत है, फिर बनाएंगे ना पूछ के। इस बात से नहीं डरता हूं कि बच्चा सोचेगा कि अरे इसका तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जब आपको पढ़ाए तब तो सारे बन गए थे। बात समझ में आने की नहीं है, बात समय पर याद आने की है। क्लियर? चलिए, तो ये आपका था कैपिटल डी एंड कैपिटल एल। एक छोटा सा हमारे सामने और है, इरिथ्रियो एंड थ्रियो प्रीफिक्सेस। इरिथ्रो एंड थ्रियो prefixes. Erythrio and thrio prefixes. Erythrio and thrio prefixes. लिखिए इसके अंदर, इरिथ्रो एंड थ्रियो प्रीफिक्सेस। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिख दीजिए, टू कायरलिटी सेंटर्स। टू कायरलिटी सेंटर्स। इन प्रीफिक्स का इस्तेमाल आप तभी करेंगे जब कितने कायरलिटी सेंटर हो, दो कायरलिटी सेंटर हो। दूसरा पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशनली कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल। मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली कैसा होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल। तीसरा, एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन कैसा होना चाहिए, एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन आपका होना चाहिए। क्लियर? हालांकि इतना ज्यादा आपको कंफ्यूज करेगा नहीं, एग्जाम्पल वो आपसे वैसे पूछता ही नहीं है। ये देखिए, ये हमारे सामने, इसमें हमें बताना है कि इरिथ्रियो या थ्रियो में से हम कौन सा प्रीफिक्स इस्तेमाल में लेना चाहे। ध्यान से सुनिए, आप बताइए क्या ये मॉलिक्यूल ऊपर वाली सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। सबसे पहले कितने कायरलिटी सेंटर, दो, मिनिमम दो नहीं, दो ही, मिनिमम दो नहीं लिखा है, अपने से मत ऐड कर देना, दो कायरलिटी सेंटर। तो क्या इसमें दो ही कायरलिटी सेंटर है? सही बात। कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल, तो ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3। आप देखो नंबरिंग ए की साइड से होगी, पीएफजी यही है, तो कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल। फिर कहता है एक्लिप्स्ड कन्फर, क्या ये फिशर है, और फिशर ऑलवेज रिप्रेजेंट्स एक्लिप्स, टेंशन ही खत्म हो गई। तो सारी बातें वैलिड है। अब सर इरिथ्रियो और थ्रियो कैसे, जो कायरलिटी सेंटर्स हैं उन पर कॉमन एटम या ग्रुप को देखो, एच एच भी कॉमन है, ओ एच भी। तो जो कॉमन एटम और ग्रुप है, अगर वो सेम साइड है वर्टिकल लाइन के, जैसे यहां पर कहां पर है, सेम साइड, अगर वो सेम साइड है, अगर आप फिशर में बात कर रहे हो तो वर्टिकल लाइन के क्रॉस देख लो, अगर आप वेज डैश में बात कर रहे हो तो वेज वेज पर सेम साइड होता है, डैश डैश के सेम साइड होता है, तो दोनों किधर है बताओ, सेम साइड। क्या सर मैं एच एच को भी देख सकता हूं, हाँ, तो इसके नाम के आगे जो वर्ड है वो क्या लग जाएगा, इरिथ्रियो। क्या लग जाएगा, इरिथ्रियो, पक्का। और आप आगे पढ़ेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट है, ये एक शुगर है, और शुगर के नाम के पीछे क्या आता है, ऑस, तो इसे आप बोलते हो इरिथ्रियोस। क्या बोलते हो, इरिथ्रियोस। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसके नाम के आगे प्रीफिक्स क्या जुड़ा हुआ है, इरिथ्रो। ओस, ओस शुगर होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, तो ये वो शुगर है जिसमें दोनों ओएच किधर है, सेम साइड। अच्छा, इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ, कैपिटल डी या कैपिटल एल। फिशर करेक्ट है, लास्ट कायरलिटी सेंटर पर उधर है, तो ये आपके सामने रहेगा कैपिटल डी। अगर मैं इसकी मिरर इमेज बना दूं तो, अगर मैं इसकी मिरर इमेज बना दूं तो बताइए, यहां पर हमारे सामने है CHO, यहां पर हमारे सामने है CH2OH। बताइए, OH के सामने OH, H के सामने H, OH के सामने OH। सबसे पहले बताओ, ये इरिथ्रियो है कि थ्रियो, इरिथ्रियो है कि थ्रियो, इरिथ्रियो है कि थ्रियो, ए, आंखें बंद करके जवाब देते हो क्या, इसमें भी तो दोनों OH किधर हैं,
फर्क नहीं पड़ता वो राइट में है या सेम साइड होने चाहिए। तो इरिथ्रियो की मिरर इमेज इरिथ्रियो ही होता है। राक्षसों कुछ भी बोलते रहते हो। तो ये इरिथ्रियोज ही है। हाँ, इसमें लास्ट कायरलिटी सेंटर राइट में नहीं लेफ्ट में है, और ये मैं पहले बता चुका हूं कि डी की मिरर इमेज एल होता है। तो देखो पूरे नाम के अंदर ये नाम एग्जैक्टली क्या है, सेम नाम सेम, तो डी की मिरर इमेज एल बनेगा। एक एग्जांपल और, आइए अगर आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से रख दिया जाए, यहां पर CH2OH है, क्लियर, यहां पर OH, यहां पर H, यहां पर अगर अपन बात करें H, यहां पर OH। आप बताओ इसके लिए अब वर्ड इरिथ्रियो इस्तेमाल में लोगे कि थ्रियो? अब देखो ये आपका तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। पहली कंडीशन दो कायरलिटी सेंटर होने हैं, दूसरी कंडीशन आपका कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल होना चाहिए है, फिर आपका एक्लिप्स होना चाहिए, तो एक्लिप्स ही तो होता है फिशर हमेशा। अब देखो एच एच को देख लो या ओ एच को देखो, बताओ दोनों कहां पर है? ऑपोजिट साइड, तो इसके नाम में क्या आएगा? थ्रियो। और ये भी एक सुगर है, तो इस सुगर का नाम हो जाता है थ्रियोज। थ्रियोज, क्लियर। तो नाम में क्या छुपा हुआ है? देखो इसमें थ्रियो छुपा हुआ है कि नहीं छुपा हुआ है? आप मुझे बता दो ये कैपिटल डी है या कैपिटल एल है? आप गौर से देखो ये कैपिटल डी है लास्ट कायरलिटी सेंटर पर। अगर मैं इसकी मिरर इमेज ले लू दोस्त, क्या ले लू? मिरर इमेज, तो बताइए थ्रियोज की मिरर इमेज क्या बनेगी? थ्रियोज की मिरर इमेज, बिल्कुल थ्रियो की मिरर इमेज थ्रियो होती है, इरिथ्रियो की मिरर इमेज इरिथ्रियो होती है मेरे भाई। इसमें रटने वाला कुछ भी नहीं है, आपके सामने है। तो ये कार्बन नंबर 1 2 3 4, तो इसमें भी देखो दोनों सेम है, वो कहां पर है बताओ? ऑपोजिट साइड। तो ये भी आपका क्या रहेगा? थ्रियो। शुगर है तो पीछे क्या लगा दो? ऑस। अब डीएल में बताओ लास्ट कायरलिटी सेंटर पर लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आपका क्या रहने वाला है? एल थ्रियोज। तो मैंने बोला था पीछे का नाम एग्जैक्टली क्या हो? सेम। तो डी और एल आपस में मिरर इमेज होते हैं, डी और एल आपस में मिरर इमेज। एक लास्ट पॉइंट फिर आप छाप लेना, क्या ये दोनों आपस में एनेंसियोमर होंगे? डी इरिथ्रियोस एंड एल थ्रियोस? नो, नाम पीछे का अलग है। डी एल मिरर इमेज कब होते हैं? जब पीछे का नाम एग्जैक्टली सेम हो। तो इनमें क्या रिलेशन है वो तो आरएस से बता पाएंगे, ऐसे हवा में नहीं बता सकते। आगे बात समझ में? तो कई बार लिख देता है डी इरिथ्रियोज एंड एल थ्रियोज, तो बच्चा को लगता है डी और एल तो मिरर इमेज होते हैं। मिरर इमेज होते हैं जब पीछे का नाम सेम हो। मतलब समझा नहीं? अरे मैं ये कह रहा हूं डी ग्लूकोज की मिरर इमेज एल ग्लूकोज होती है। ऐसा नहीं कि डी ग्लूकोज की मिरर इमेज एल क्या हो जाएगा? फ्रैक्टोज। नो, पीछे का नाम सेम होना चाहिए। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? तो जल्दी से नोट डाउन कर दीजिए। ये था आपके सामने इरिथ्रियो एंड थ्रियो। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल फिनिश ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और उससे अगले में वी विल स्टार्ट जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई लोगों। हाँ डायस्ट्रीमर ये दोनों, हाँ डायस्ट्रीमर ही है वो। तुमने पहचाना, बहुत अच्छी बात है। जल्दी जल्दी सुलटाइए भाई लोगों, जल्दी जल्दी सुलटाइए। सुलटा दिया है सभी ने? अब छोटे छोटे वर्ड्स बचे हैं, बस उनको सुलटाते हुए आगे बढ़ना है। ये बिल्कुल छोटी छोटी टर्म्स है एक एक लाइन की। इसको पता है पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया गया था? नीट 2016। उससे पहले कहीं नहीं था, किसी भी मॉड्यूल, किसी के भी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, किसी भी सर के नोट्स में नहीं था। हालांकि ये एनसीईआरटी का था, बायोमोलिक्यूल्स। लेकिन बायोमोलिक्यूल्स को तो हम अलग ही तरीके से लपेट देते हैं, अलग ही तरीके से सुलटा देते हैं कि वे वहां पढ़ा दिया, एक दिन में पढ़ाया जाता है। अपने 4 लेक्चर पढ़े हुए बायोमोलिक्यूल्स के, बहुत डिटेल में। आइए
नेक्स्ट हमारे सामने चलता है छोटे छोटे टॉपिक, रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर, कई बार रेसिमिक मिक्सचर बोल देता है, कई बार रेसिमेट बोल देता है। क्या बोल देता है? रेसिमेट। कई बार रेसिमिक मॉडिफिकेशन बोल देता है। सभी का मतलब क्या है? सेम। रेसिमिक मॉडिफिकेशन, कई बार रेसिमिक मिक्सचर बोलेगा, कई बार रेसिमेट बोलेगा, कई बार रेसिमिक मॉडिफिकेशन बोलेगा। दो सभी का मतलब एक ही है। आइए वन बाय वन हम सब पर बातें करेंगे। जल्दी जल्दी इसके बारे में लिख दो, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। लिखिए, एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ, एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ, एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ, एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू एनेंशियोमर्स, एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू enantiomers, an equimolar mixture of two enantiomers is known as racemic mixture। इक्विमोलर मतलब दोनों के मोल्स क्या होने चाहिए? बराबर, 50-50 होना चाहिए ना। An equimolar mixture of two enantiomers is known as racemic mixture। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, मल्टीपल टाइम पूछा गया है स्टेटमेंट ये। रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली inactive due to external compensation, due to external compensation। racemic mixture is optically inactive due to external compensation। सही बात, समझाऊंगा सारी बातें। नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रेजेंटेड एज, प्लस माइनस दोनों साइन मिलेंगे। रिप्रेजेंटेड एज, प्लस माइनस का दोनों साइन, या स्मॉल डी स्मॉल एल, स्मॉल डी स्मॉल एल। आप जानते हैं ना, स्मॉल डी फॉर डेक्स्ट्रो, स्मॉल एल फॉर लीवो, कैपिटल डी फॉर लास्ट कायरलिटी सेंटर पर ओएच की तरह है। तो स्मॉल डी कैपिटल डी कोई रिलेशन नहीं है, स्मॉल एल कैपिटल एल कोई रिलेशन, दो अलग अलग चीजों को बता रहे हैं। आइए दोस्तों जरा ध्यान से समझते हैं। यहां पर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बनाए जाते हैं और मैक्सिमम बच्चों को सुलटाया भी जा सकता है। आइए कुछ इसी प्रकार की हम बातें करेंगे, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। पहले आप मुझे बनाने दे, ठीक है। ये क्या बना रहे हैं हम? ये हम बना रहे हैं पोलरीमीटर ट्यूब। क्या बना रहे हैं? पोलरीमीटर ट्यूब, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारे सामने रहेगा पोलरीमीटर ट्यूब। अब देखो ध्यान से सुनिए, हम जानते हैं पोलरीमीटर ट्यूब में हम किसकी एंट्री करवाते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। दोस्तों ध्यान से सुनते हुए जाना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मैंने इसमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंट्री करवाई, और जब इस लाइट ने यहां पर एग्जिट लिया तो भाई साहब इसके प्लेन में कोई चेंज नहीं आया। जिस प्लेन में पहले वाइब्रेशन थे वही वाइब्रेशन अभी भी है, मतलब अल्फा नेट अभी भी क्या है? जीरो। तो रेसिमिक मिक्सचर के लिए भी अल्फा नेट जीरो होता है क्योंकि वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो आपने लिखा ना, रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। ब्रैकेट में लिख लो अल्फा नेट जीरो, ब्रैकेट में एक बार लिख दो अल्फा नेट जीरो। आइए अब ध्यान से सुनते, देखो एग्जामिनर आपके सामने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रखेगा। ये वो क्वेश्चंस है जो आज तक आए नहीं, ये वो क्वेश्चंस है जो आज तक आए नहीं है। ध्यान से सुनिए, आपके सामने ऐसे रखेगा कि पीपीएल पहले और पीपीएल बाद में ये है। तो आप बताओ इस पोलरीमीटर ट्यूब में जो कंपाउंड भरा हुआ है क्या वो 100% अकायरल है? कंफर्म है भाई, अकायरल मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो जो भी कंपाउंड है क्या आप 100% कंफर्म है कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है? तो नॉर्मली बच्चा सोचता है हाँ अल्फा नेट जीरो है तो 100% इनएक्टिव। कंपाउंड इनएक्टिव नहीं है, सॉल्यूशन इनएक्टिव है। सॉल्यूशन का अल्फा नेट क्या है? जीरो। मैं समझा नहीं सर, आप दो कंफ्यूजिंग बातें मेरे सामने रख रहे हैं। आइए दोस्त
मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए मैं तो क्या कर सकता हूं साहब, कोशिश ही कर सकता हूं। ये हमारे सामने कंपाउंड है, आप बताओ क्या ये कंपाउंड आपका जो है वो कायरल है कि नहीं है? एक मिनट सर, आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह दिए कायरल है? अरे सिंगल कायरलिटी सेंटर है। आप बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 1, इसको 2, इसको 3, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? एस। दूसरा कंपाउंड मैंने आप लोगों के सामने रखा है CH3, ये CH2CH3। वेज पर कौन है? OH। और डैश पर कौन है? H। ये भी कायरलिटी सेंटर रखता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? R। क्योंकि आप गौर से देखोगे तो एक दूसरे के क्या है। अब समझो मैंने क्या किया है, इन दोनों के इक्वल मोल ले लिए। अगर पहले केवल ये अकेला मौजूद है तो 100% ये कंपाउंड ऑप्टिकली अल्फा नेट जीरो नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैंने अकेला ये लिया है तो भी अल्फा नेट जीरो, लेकिन दोनों ले लिए और दोनों के मोल एकदम बराबर। तो आप समझिए, हम ऐसा मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि मान लो इस कंपाउंड ने लाइट को कैसे घुमाया होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो आप बताइए दूसरा कंपाउंड उसी की क्या है? मिरर इमेज। सेम डायरेक्शन से घुमाएगा लेकिन कैसे? क्लॉकवाइज। एनेंसियोमर्स ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू सेम पर डायरेक्शन ऑपोजिट। तो अगर इसने मान लो x डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज, तो उसी ने x डिग्री से, तो अल्फा नेट क्या हो गया? जीरो। तो हो सकता है जो कंपाउंड आपने लिया हो वो एक्टिव हो पर सॉल्यूशन इनएक्टिव हो गया है। तो मैंने रेसिमिक मिक्सचर को इनएक्टिव बोला है क्योंकि दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स ने अल्फा को कैंसिल किया है। इंटरनल मीजो होता था, मीजो में विद इन द मॉलिक्यूल हुआ था। क्या ये एक सिंगल मॉलिक्यूल की कहानी है? नहीं, ये और ये दो अलग हैं। इसने एक्स को मतलब एक्स डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो इसने एक्स डिग्री से कैंसिल आउट कर दिया। दोनों का मोल क्या है? बराबर। तो दोनों का मोल बराबर है तो जाहिर सी बात है जितने इसके मॉलिक्यूल है उतने ही इसके मॉलिक्यूल है कैंसिल आउट करने के लिए। तो अल्फा नेट क्या आ गया है? जीरो। तो ये ऐसे मिक्सचर होता है। तो अगर इसका अल्फा नेट जीरो आ रहा है तो क्या आप 100% श्योर हैं कि जो सॉल्यूशन लिया है वो आपके अकायरल मॉलिक्यूल का ही है? नहीं, वो कायरल का भी हो सकता है। क्या पता आपने रेसिमिक मिक्सचर ले रखा हो, तो वो कायरल हो भी सकता है और वो अकायरल भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि रेसिमिक मिक्सचर हो पर पॉसिबिलिटी तो है। ये अच्छे क्वेश्चंस आते हैं जहां बच्चा क्या मिल जाता है? साफ सुलटाई। ये वो क्वेश्चंस है जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना टॉपिक को लेकर, आप हाथ नहीं डाल सकते स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पर। कोई रिलेशन नहीं है। नहीं, किसने बोला बड़ा डी डेक्स्ट होता है? बड़ा डी केवल ये बताता है कि लास्ट कायरलिटी सेंटर पर OH कहां है। कोई रिलेशन नहीं है भाई, वो तो होता है, वो एक्सपेरिमेंटली आया है। नहीं नहीं होता है, कैपिटल डी का प्लस से कोई लेना देना नहीं है, वो तो इत्तिफाक है। अगर आप फ्रैक्टोज में बात करोगे तो डी फ्रैक्टोज माइनस होता है लिवोरोटेटरी, वो पहले बता चुका हूं। जल्दी से सुलटाएंगे, जल्दी जल्दी सुलटा देंगे। जल्दी जल्दी सुलटा देंगे भाई। सुलटा दिया है। छोटी छोटी टर्म्स हमारे सामने आ रही हैं। दूसरा हमारे सामने है रिजोल्यूशन। ये वो रिजोल्यूशन नहीं जो हर नीट में फेल होने के बाद आप लेते हैं, किस बार हर माइनर में मिनिमम इतने तो लाऊंगा ही लाऊंगा, ये वो वाला नहीं है। लिखिए रिजोल्यूशन। सेपरेशन ऑफ एनेंसियोमर्स,
separation of enantiomers, separation of enantiomers, separation of enantiomers from a racemic mixture, separation of enantiomers, separation of enantiomers from a racemic mixture is known as resolution, is known as resolution. यानी कि पहले आपने क्या किया, दो एनेंशियोमर्स को मिलाकर क्या बनाया, रेसिमिक मिक्सचर। अब इसमें से इनको क्या करना है, अलग करना है। तो इस अलग करने के प्रोसेस का नाम क्या है, रिजोल्यूशन। आप दूसरी लाइन भी लिख सकते हैं, और रिवर्स प्रोसेस ऑफ रेसमाइजेशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ रेसमाइजेशन। रेसिमिक मिक्सचर का बनना क्या कहलाता है, रेसमाइजेशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ रेसमाइजेशन। उसमें एनेंशियोमर मिला के बनाते हैं, इसमें एनेंशियोमर्स को क्या करते हैं, सेपरेट। अगला पॉइंट लिख दे, आ चुका है, बस याद दिला रहा हूं। टू एनेंशियोमर्स कांट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मेथड, याद है ना। टू एनेंशियोमर्स, TWO, टू एनेंशियोमर्स कांट बी सेपरेटेड बाय क्या, दो एनेंशियोमर्स को मिलाकर क्या बनाया, रेसिमिक मिक्सचर। अब इसमें से इनको क्या करना है, अलग करना है। तो इस अलग करने के प्रोसेस का नाम क्या है, रिजोल्यूशन। आप दूसरी लाइन भी लिख सकते हैं, और रिवर्स प्रोसेस ऑफ रेसमाइजेशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ रेसमाइजेशन। रेसिमिक मिक्सचर का बनना क्या कहलाता है, रेसमाइजेशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ रेसमाइजेशन। उसमें एनेंशियोमर मिला के बनाते हैं, इसमें एनेंशियोमर्स को क्या करते हैं, सेपरेट। अगला पॉइंट लिख दे, आ चुका है, बस याद दिला रहा हूं। टू एनेंशियोमर्स कांट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मेथड, याद है ना। टू एनेंशियोमर्स, TWO, टू एनेंशियोमर्स कांट बी सेपरेटेड बाय, टू एनेंशियोमर्स कांट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मेथड, can't be separated by any physical method like distillation, because they have same physical properties, because they have same physical properties। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम, एक को छोड़कर, और वो कौन था, ऑप्टिकल रोटेशन। बिकॉज दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर हो गया है, चलिए। तो ये हमारे सामने रेजोल्यूशन की कहानी थी। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, हमें आना चाहिए। नेक्स्ट अब हमारे सामने आता है दोस्तों, लास्ट मतलब सेकेंड लास्ट टॉपिक हमारे सामने रहेगा, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स, कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स। ठीक है, वही हमारे सामने बातें रहेंगी, जो फॉर्मूले बच्चे आपने पहले पढ़े हैं वही फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। जब भी आपके सामने कोई कंपाउंड दे दे, कोई मॉलिक्यूल दे दे कि इसके कितने स्टीरियोआइसोमर हो सकते हैं, तो वो दो कैटेगरी में जाएगा। एक आपका कैसा रहेगा बताओ, कॉन्स्टिट्यूशनली, कॉन्स्टिट्यूशनली पहले कौन सा लेंगे, अनसिमेट्रिकल, कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल, सही है। उसके केस में टोटल स्टीरियोआइसोमर बताओ क्या होते हैं, पहले जीआई बताए थे आपने, केवल टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स इज इक्वल टू 2 raised to power n। वही फॉर्मूला है। पहले n केवल ज्योमेट्रिकल होता था, अब n ऑप्टिकल भी काउंट करेंगे। मतलब पहले तो केवल आरएस देखते थे, अब कायरलिटी सेंटर भी देखेंगे। आगे बात समझ में, ये आपके सामने रहेगा। अगर मॉलिक्यूल, दूसरा कंडीशन बनता है, इफ मॉलिक्यूल, सीधा लिख दो ना यहीं पर, मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल, और दूसरा कैसा हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल, कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल। तो अब इसमें फिर से दो फॉर्मूले बनते हैं, आप जानते हैं एन के, एन एक बार इवन और एक बार ऑड। तो दो फॉर्मूले बनेंगे, पहला इफ एन इज
E1 सेम फॉर्मूला है, बताओ टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स मतलब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों मिला के। तो फॉर्मूला बताओ 2 रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस 2 रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। ठीक है, इधर बताओ इफ n इज ऑड, इफ n इज ऑड सेम फॉर्मूला है। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स बताओ, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स सेम फॉर्मूला है बच्चे, 2 रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस 2 रेज टू पावर n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। इसमें ध्यान रखना कि इसमें ये वाली टर्म तो बताएगा कि कितने बनेंगे ऑप्टिकली एक्टिव, और ये वाली टर्म बताएगी कि कितने क्या बनेंगे मीजो। क्योंकि अगर मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल है तो सिमेट्री एलिमेंट आने शुरू हो जाते हैं, तो मीजो बनने लग जाएंगे, तो ये मीजो बनाएगा। सिमिलरली ये क्या बताएगा आपको ऑप्टिकली एक्टिव, और ये क्या बताएगा मीजो। आगे हम कंटिन्यू रखेंगे इसको, बस ये बता दो वेयर n इज इक्वल टू क्या है, वेयर n इज इक्वल टू लिख देते हैं नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल यूनिट्स, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल यूनिट्स, ज्योमेट्रिकल यूनिट्स वो होती हैं जिनसे जीआई होता है, प्लस नंबर ऑफ ऑप्टिकल यूनिट्स, नंबर ऑफ ऑप्टिकल यूनिट्स। और ऑप्टिकल यूनिट्स हमारे लेवल पर आप क्या मान सकते हो, कायरलिटी सेंटर, कायरलिटी सेंटर्स। ठीक है, तो बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपना कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है हम जियो से भी हल्का फुल्का स्टार्ट कर दें। आज के लिए इतना ही, बाकी बात अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।